विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कविता पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध। अभी तक हमने रघुवीर सहाय का जितना साहित्य पढ़ा है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि रघुवीर सहाय वर्तमान समय में जो समकालीन समस्याएं हैं उनका चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। और उनके साहित्य का जो केंद्रीय विषय है या केंद्र बिंदु है वो है एक आम आदमी। आम आदमी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का चित्रण रघुवीर सहाय अपनी कविता के माध्यम से उठाते हैं। ये जो कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है आत्महत्या के विरुद्ध, इस कविता में कवि ने जो 20वीं शताब्दी का समापन और 21वीं शताब्दी का प्रारंभ जो हो रहा है, एक जो ऐसे बिंदु जहाँ पर एक मिलन बिंदु है, जहाँ शताब्दी खत्म हो रही है और दूसरी शताब्दी शुरू हो रही है, उस मिलन बिंदु को यहाँ पर कवि ने उस समय की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण इस कविता में किया है। आत्महत्या की विरुद्ध कविता में कवि आत्महत्या के विरोध में बात करता है। आम बात हो गई है आत्महत्या। लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मानसिक अंतर्द्वंद लोगों के जीवन में पैदा हो गए हैं कि अब लोग अपने जीवन का अंत करना ही उचित समझते हैं, बजाय इसके कि वो उन समस्याओं के साथ जूझें, लड़ें। क्योंकि उन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आदमी इतना थक गया है कि उसे उन परिस्थितियों का, उन समस्याओं का कोई भी अंत दिखाई नहीं पड़ता और ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करना बेहतर समझता है। तो कवि इसका विरोध करता है और आत्महत्या के विरुद्ध बात करते हुए कवि जो आत्महत्या के कारण हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र करता है कि क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कविता में कवि कहता है कि जब से मैंने यह कविता लिखी है, कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। कवि एक हृदय विदारक चित्रण या दृश्य प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जब से मैंने यह कविता लिखी है, जिस समय कवि ने ये कविता लिखी आत्महत्या के विरुद्ध, इस कविता को लिखने के बाद तक, अब तक कहता है कि कट रहे जंगल के छोर पर, कि जैसे विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं और सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, तो कवि कहता है कि कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप, कि जो जंगल काट करके जो सड़कें, जो राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, उन राजमार्गों के समीप, उन जंगलों के नज़दीक हर दिन अनेकों नौजवान आत्महत्या करते हैं। उनके शव वहाँ पड़े हुए मिलते हैं। लाश का हुलिया सुन कोई नहीं जानता कौन था। जब लाश का हुलिया बताया जाता है, हुलिये के आधार पर कोई भी उन लाशों की शिनाख्त नहीं कर पाता, कोई पहचान उन लोगों की नहीं है, अज्ञात लोग हैं, कोई पहचान उनकी जेब से नहीं निकलती। ऐसे अज्ञात लोगों के विषय में, उनके हुलिया को सुन करके कोई यह नहीं बता पाता कि यह व्यक्ति कौन था। मान लिया जाता है कैसे मरा होगा, और सभी लोग अनेकों अनेक कारण वहाँ उनकी मृत्यु के बताने लगते हैं। कोई व्यक्ति उनके चरित्र पर उंगली उठाता है, कोई व्यक्ति उनकी कर्ज को कारण मान लेता है, कोई व्यक्ति उनकी बीमारी को कारण मान लेता है, कोई व्यक्ति उनके किसी रंजिश को कारण मान लेता है। अनेकों अनेक कारण, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे हम लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं, तो सभी लोग अपने अपने अनुमान के अनुसार मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे और क्यों हुई होगी। मरने का कारण अब थोड़े ही शेष हैं। वैसे भी जब व्यक्ति मर जाता है तो मरा किस कारण से है ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती, और ना ही उसके मरने का कोई कारण शेष रह जाता है। जिस भी समस्या के कारण उस व्यक्ति ने अपना शरीर त्याग दिया, वह समस्या भी उसके शरीर के साथ मानो खत्म हो जाती है। हुलिया भी संक्षिप्त होता जा रहा है। अब व्यक्ति का जो हुलिया है, जो उसकी निशान है, जो उसकी पहचान है, वो भी संक्षिप्त होते जा रहे हैं। कि पहले व्यक्ति की पहचान उसके गांव से, उसके परिवार से, अनेकों अनेक चीज़ों से हुआ करती थी, अब वो हुलिया समाप्त होता जा रहा है। व्यक्ति जो है वो अपने परिवार से दूर रहता है, तो ना उसका कोई परिवार होता है, ना उसका कोई आस पड़ोस होता है, ना उसकी कोई जान पहचान का व्यक्ति होता है। तो ऐसे में उसकी जो निशानदेही है, जो उसका हुलिया है, वो भी छोटा होता जाता है। जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है, परंतु निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी के कारण शरीर पर कपड़ों का होना भी कम होता जा रहा है, इसलिए हुलिया भी छोटा होता जा रहा है। चेहरे पर जाति की छाप मिट गई है। कि पहले व्यक्ति की जाति
से पहचान में आ जाता था। व्यक्ति जाति के अनुसार कपड़े पहनता था, परंतु अब जातिवाद धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो अब कपड़े की कोई किसी प्रकार की कोई रंजिश या बंदिश किसी के ऊपर नहीं है कि कौन व्यक्ति, किस जाति का व्यक्ति कैसे कपड़े पहनेगा। तो ऐसे में व्यक्ति की पहचान अब उसके कपड़ों से भी नहीं की जा सकती। गांव के सयाने तो मौत का कारण हताशा बताते हैं कि गांव के जो सयाने व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो ये बात मानते हैं कि जो मौत का कारण है वो हताशा रही होगी। जीवन की समस्याओं से जूझते जूझते व्यक्ति इतना हताश हो गया होगा कि उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। समवेक्ष संवेत स्वर में अनेक नाम लेते हैं, पर उसका नाम है हत्या। और जो समवयस्क मैंने जो उसकी आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति मृतक है, युवक है, तो उसकी जो समवयस्क हैं, उसकी जो आयु वर्ग के जो लोग हैं, वो संवेत मैंने एक स्वर में, एक ही आवाज़ में अनेकों नाम पुकारते हैं। वो बहुत सारे कारण बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी होगी, निर्धनता होगी, समस्याएं होंगी। पर कवि कहता है कि चाहे कारण हताशा रही हो, चाहे उसके बहुत सारे कारण रहे हों, परंतु कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये एक हत्या है। और वो हत्या जो हमारे शासन द्वारा की गई है, जो प्रशासन द्वारा की गई है, जो सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, जिसका लोग कारण उसे नहीं मान पाते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने आत्महत्या के कुछ कारणों पर दृष्टिपात किया है कि कैसे हत्याएं लोगों के लिए गहन पीड़ा का कारण बनती हैं। अगला जो दो पहरा है उसमें कहा गया है कि यह शून्य काल है युग के बदलने का। कवि कहता है कि इस समय युग बदल रहा है, 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही है और 21वीं शताब्दी शुरू हो रही है। तो 20वीं शताब्दी इसलिए ये एक शून्य काल है। शून्य काल जहाँ से एक नई चीज़ शुरू होने जाती है और एक चीज़ खत्म होती है। शून्य काल जहाँ पर मिलन, जैसे धरती और आकाश का जो मिलन दिखाई देता है वो शून्य काल है। वहाँ से आकाश शुरू होता है और धरती भी शुरू होती है। इसी प्रकार जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी का प्रारंभ का जो शून्य काल है वो युग के बदलने का समय है। 20वीं शताब्दी जाने से पहले धोखा दे रही है। 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, परंतु जाते जाते वो बहुत सारी समस्याएं छोड़कर जा रही है, मानो वो हमें धोखा देकर जा रही हो। कि सारे संसार में आ रहा है नवयुग। लोग मान रहे हैं कि अब सारे संसार में एक नवयुग आ रहा है, नई युग आ रहा है, नई शताब्दी आने जा रही है। और उससे क्या होगा? पीने, उड़ाने, पहनने, खाने का समय। और लोग सोचते हैं कि आने वाला जो समय है वो खाने पीने का, मौज उड़ाने का, अच्छा पहनने का समय होगा। अर्थात हालात बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, सभी व्यक्तियों के पास संसाधन होंगे, सभी व्यक्तियों के पास नई चीज़ें होंगी। तो लोग एक उम्मीद भरी, आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि अब आने जाने वाले समय में लोगों को खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, और कोई खर्च उड़ाने का अर्थ है खर्च करने की कोई समस्या नहीं होगी, पहनने की कोई समस्या नहीं होगी। खाने पीने वाले खुद उसे धोखा समझते हैं, परंतु जो लोग खाने पीने वाले हैं, यानी कि जो संपन्न लोग हैं, उन्हें पता है कि एक धोखा है, कि जो परिस्थितियां हैं वो कभी नहीं बदलती। जो लोग खाने पीने वाले, अर्थात जिनके पास साधन संपन्नता है, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें पता है ये धोखा है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले समय में भी लोगों का जीवन वैसा ही रहेगा जैसा 20वीं शताब्दी के अंत तक है। 21वीं शताब्दी भी लोगों के लिए वही चीज़ लेकर उनके पास जाएगी। सत्य मानते हैं सिर्फ भूखे और प्यासे लोग। इस बात को सिर्फ भूखे प्यासे गरीब लोग ही सत्य मानते हैं कि आने वाली जो शताब्दी है, आने वाला जो युग है, उसमें उनके लिए बदलाव होगा, उसमें उनके लिए रोजी रोटी के साधन उपलब्ध होंगे, उनके लिए भूख मिट जाएगी, उनके लिए रोजगार के अवसर होंगे, उनके लिए अच्छे दिन आएंगे। परंतु जो संपन्न लोग हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि ये सब धोखा है, और गरीब लोग इसे असलियत मानते हैं। यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है। कवि कहता है कि यह समय ऐसा है, 20वीं शताब्दी का जो अंत है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर अगले युग का आरंभ नहीं जानते। परंतु जो 21वीं शताब्दी है, जो आने वाला समय है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। 20वीं शताब्दी जब खत्म हो रही है, उस समय जितनी समस्याएं हैं वो सब हमारे सामने हैं, वो सब हमें दिखाई दे रही हैं। परंतु 21वीं शताब्दी के जो सपने हम देख रहे हैं वो कैसे होंगे, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, इस विषय में कोई नहीं जानता। मनहूस शून्य के अथाह में पांव नहीं टिकते। कि इस समय जो समय है वो मनहूस शून्य का समय है, यानी कि 20वीं शताब्दी का समापन और 21वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है वो समय ऐसा है कि मानो मनहूस शून्य है। दो शताब्दियां आपस में मिल रही हैं और उसमें हमारे पांव नहीं टिकते का भाव है कि हम कहीं भी अपने आप को खड़ा हुआ प्राप्त नहीं पाते हैं, हम लोगों का अस्तित्व कहीं भी दिखाई
नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कवि कहता है कि ऐसे में कवि कहता है कि हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं, कि ऐसे में हम लोग डूब नहीं रहे, किसी जैसे हम किसी समुद्र में हो, किसी पानी में हो, डूब नहीं रहे बल्कि उतराते रहते हैं। डूबते नहीं हैं, उतराते हैं कि तैर रहे हैं। बार बार यह कोशिश है कि हर एक संवाद अर्थहीन हो जाए। बार बार ये कोशिश की जाती है कि सभी संवाद इनके जितने विचार हैं वो सब के सब अर्थहीन हो जाएं, समाप्त हो जाएं। लोगों के संबंध मध्यस्थों द्वारा बना करें, और लोगों के जो आपसी संबंध है वो मध्यस्थों के द्वारा, मध्यस्थ यानी कि कोई ना कोई बीच में उनकी बातचीत करवाने वाला व्यक्ति हो, अर्थात एक संबंध का दायरा बढ़े, लोगों में आपसी संबंध हों, एक व्यक्ति दूसरे से दूसरा व्यक्ति, तीसरे से तीसरा व्यक्ति, चौथे से चौथा व्यक्ति, पांचवें से, ऐसे एक कड़ी जुड़ती चली जाए लोगों के संबंधों की। ये कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि मध्यस्थों के द्वारा आपस में लोगों के संबंध बनते चले जाएं। आज इन टूटे रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देता है अध्येता, परंतु वर्तमान समय में जो अध्येता है, अध्ययन करने वाले लोग हैं, समाजशास्त्री हैं, वो टूटे हुए रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देने लग गए हैं कि आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं। तो जो समाजशास्त्री हैं वो उसको सार्वजनिक रूप से मान्यता देते हैं। लोग अकेला रहते हैं उसको मान्यता दी जा रही है, लिविंग में लोग रहना चाहते हैं उनको मान्यता दी जा रही है। तो कवि कहता है कि ये जो टूटते हुए संबंध हैं उन्हें भी समाजशास्त्री मान्यता दे रहे हैं, जबकि कवि चाहता है कि मध्यस्थता बनी रहे, यानी कि जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है, लोगों के संबंध हैं, लोगों में एकता है, लोगों में एक प्रेम भावना है, वो बनी रहे। करते हैं प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन जनता के साधनों से नए लाभ की। और वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में एक ऐसे प्रबंधन की शैली का उद्घाटन किया जा रहा है कि जनता के जो संसाधन हैं उससे जो पूंजीपति हैं उनको लाभ प्राप्त हो, उन्हें लाभ प्राप्त हो, जिसे हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। जो ये प्राइवेट करने वाली बात है कि जो लोगों के संसाधन हैं, जो सरकारी संसाधन हैं, वो किसी प्राइवेट संस्थाओं के पास चले जाएं और जितने भी जनता के साधन हैं उनसे लाभ उन लोगों को प्राप्त हो। इस प्रकार की भावनाएं अब 21वीं शताब्दी में चल रही हैं। और अंतिम पैरे में कवि रघुवीर शाही कहता है कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, शून्य में घोषणा करता है विचारक। और जो विचारक हैं वो ये घोषणाएं करते हैं इस शून्य काल में, इस 21वीं शताब्दी के प्रारंभ और 20वीं शताब्दी के अंत के शून्य काल में जो विचार करने वाले विचारक हैं, विद्वान हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, कि पढ़े लिखे लोगों के बीच सिद्ध होता है कि संवाद मर गया है। परंतु जो पढ़ा लिखा वर्ग है उससे पता चलता है कि संवाद धीरे धीरे मरता जा रहा है, यानी कि लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। महानगरीय जीवन की जो उदाहरण है वो बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो कितनी भीड़ में रह रहे हैं, परंतु भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति अकेला है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो इस जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि कैसे लोगों में आपसी जो संवाद है वो धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है। कर्महीन लोकतंत्र की मदद करता है विध्वंसक लोकतंत्र। वर्तमान समय में दो तरह का लोकतंत्र है, एक है कर्महीन लोकतंत्र जहाँ पर जनता कर्महीन हो गई है, वो कुछ करना नहीं चाहती, अपने दुखों को जो लोकतंत्र के जो पायदान है या लोकतंत्र के जो तत्व हैं वो उन पर खरा नहीं उतर रहे। और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं, जो राजनेता हैं, वो विध्वंसकता पर उतर आए हैं। तो इस प्रकार जो कर्महीन लोग हैं, जो लोग अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते, अपने अधिकारों का सही प्रयोग नहीं करते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, ऐसे लोग और विध्वंसक लोकतंत्र के संरक्षक जो नेतागण हैं वो दोनों मिल करके एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों मिलकर विचारधारा चलाते हैं कि कोई विचार नहीं, हत्या ही सत्य है। इसी प्रकार लगता है कि कोई विचार नहीं है, वास्तव में समाज में जो हत्याएं हो रही हैं वो सत्य हैं, हम भी भयभीत हैं, असहाय भी भयभीत हैं। और ये बात प्रचारित की जाती है कि जो संरक्षक हैं जो लोकतंत्र के, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो प्रशासक हों, चाहे वो अधिकारीगण हों, वो सभी लोग ये बात प्रचारित करते हैं लोगों में कि वो भी भयभीत हैं और जनता भी भयभीत है। तो यह कह करके वो लोग भीड़ में छिप जाते हैं, अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियों से वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार विशेष रूप में हम इस कविता में कह सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि नए युग में उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया गया है जिसमें लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। कवि ने इसे हत्या का नाम दिया है, सरल सुबोध भावानुकूल भाषा का प्रयोग है और शब्द योजना पूर्णतः विषयानुकूल है।
धन्यवाद।